हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में अंग्रेज़ों ने जब आगमन किया उस समय की भारत की परिस्थिति क्या थी। जब अंग्रेज़ पहली बार कंपनी की भांति व्यापारी बन कर के आए उस समय उनका मकसद क्या था, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने का आधार 1599 के ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के आधार पर दे दिया था। उसी समय 1599 में स्थल मार्ग से, देखिए भारत आने का दो मार्ग था और हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि समुद्री मार्ग जो है समुद्री मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा। लेकिन स्थल मार्ग से जो व्यापार हमारा था यूनान का, वो काफ़ी पुराना था। स्थल मार्ग से भारत का व्यापार काफ़ी पुराना था। यानी जितनी पुरानी हमारी सभ्यता थी उतने पुराने हमारे रोम से संबंध थे, और रोम जो है इटली के पास था, यानी यूरोप से हमारे संबंध बहुत पुराने थे। तो 1599 में एक अंग्रेज हैं जॉन मिल्डन हॉल का नाम है, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल 1599 में एक यात्री की भांति स्थल मार्ग से भारत आए। स्थल मार्ग से भारत आए और स्थल मार्ग से भारत आने के पश्चात उन्होंने अपनी कोई भी गतिविधि ना करते हुए, इस समय अकबर यहाँ पे शासक हैं। शासक कौन है यहाँ पे? अकबर, यानी मुगल शासक अकबर यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और जॉन मिल्डन हॉल आते हैं, दौरा करते हैं और चले जाते हैं। और उसी समय 1599 में ही एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने, क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचर। अंग्रेजों के एक बहुत खासियत ये था कि जब वो व्यापार करने भारत की तरफ निकले थे तब केवल राजा से, यानी वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थीं, उनसे अनुमति लिए थे, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, शेर जरूर था। ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स है इसमें 217 सदस्य थे। 217 सदस्यों ने मिलकर के एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का आधार दिया, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना गया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना गया, और इसमें 217 व्यापारी शामिल थे। यानी कि जब इन 217 व्यापारियों ने मिल करके एक ऐसी कंपनी बनाने का सोचा कि जो भारत और पूर्वी एशिया में जा कर के व्यापार कर सके। ऐसा इन्होंने क्यों सोचा? देखो, व्यापारी होते हैं
व्यापार का कार्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। पूंजी का मतलब होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो अधिकतम लाभ कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? इस समय भारत से व्यापार करके लाभ ज़्यादा कौन कमा रहा है? तो वो हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली लाभ कमा रहे हैं, और वो कितने दिन से कमा रहे हैं? वो 1498 में जब वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत आए थे और उसके बाद जब वापस गए थे, तब कुछ माल इनका लूट लिया गया था, कर भी दिए थे। उसके बाद में सब कुछ निकालने के बाद फिर भी जितना भर्ती लगाए थे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा वो पहली बार ही पाए थे। यानी यदि वो 1 रुपया का भर्ती लगाए होंगे, सामान 1 रुपया का मान लीजिए 20 सामान खरीदे, और 20 सामान में भी 10 सामान लूट लिया गया, रास्ते में ही चोरी हो गई, यानी समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, और 2 सामान इन्होंने दे दिया टैक्स, बचा 8 सामान। तो 1 रुपया का 8 सामान इनका बच रहा है, जबकि इनका लगभग 60% जो है चोरी हो जा रहा है, टैक्स में निकल जा रहा है। 40% केवल बचता है इनके पास, और 40% में भी इसको जाकर जब वो बेचते हैं तब पाते हैं वो 60 रुपया। यानी कि 40 का 60 पाते हैं, और यदि पूरा का पूरा इनके पास होता, केवल ये 2 टैक्स निकल जाते और 18 इनके पास में बचता, तो यदि 40% 40% यानी 80%, 3% यानी 98% जब इनके पास बचता, तो 40% का 60 रुपया हुआ, 40 का 60 रुपया हुआ। एक 147 गुना लाभ प्राप्त करते पुर्तगाली। यानी कि यदि लुटेरों ने लूटा नहीं होता, तब पुर्तगाली 1 रुपया के भर्ती पे 147 रुपया कमा रहे होते। इतना बड़ा लाभ यूरोप के अन्य देश भी देख रहे थे, और उसमें एक अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो इनका देश था वो सब तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, यानी ये सुरक्षित थे। अंग्रेज सुरक्षित थे अपने यहाँ पे, इनको कोई गुलाम बना नहीं पाया, किसी के आधिपत्य में ये नहीं थे। जब अंग्रेज चारों तरफ इनका समुद्र है और ये बीच में है, तो कोई भी आएगा तो नौसैनिक शक्ति इनकी आवश्यकता भी थी कि ये अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करें, अपनी नौसेना को मजबूत करें। क्योंकि जब सब तरफ समुद्र था तो ज़्यादातर खेल इनका नौसेना के साथ खेला जाना था, जो कि इन्होंने बखूबी निभाया और मजबूत भी किया। दूसरा, यहाँ के व्यापारियों को ये लग रहा था कि यूरोप के कुछ देश भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करके लाभ कमा रहे हैं, तो हमारे यहाँ के व्यापारी क्यों नहीं। तो लंदन के यानी ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन है, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड सब मिला करके यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है।
यानी कि यहाँ के व्यापारियों ने एक संघ बनाया और सोचा कि हम भी भारत से और एशिया के अन्य पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करके लाभ कमाना चाहते हैं। वहाँ की ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको इसे कोई एतराज़ नहीं था। भाई किसी को एतराज़ क्यों होगा? अगर उनके व्यापारी कहीं से लाभ कमा करके पैसा कमाना चाहते हैं तो देश की समृद्धि के लिए अच्छा है, कोई विरोध क्यों करेगा? तो यहाँ के व्यापारियों ने, जिसमें 217 लोग शामिल थे, इन्होंने एक मर्चेंट एडवेंचर एक दल था, उसी के सब सदस्य थे। इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और स्थापना करके वो क्या किए कि महारानी के पास पहुंच गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम इनके पास पहुंच गए और अनुमति लेने के लिए। देखिए, वैश्विक समुदाय में आप व्यापार कहीं भी करने जाएंगे, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेना एक बड़े शिष्टमंडल और बड़े व्यापार मंडल का दायित्व होता है। ऐसा इसलिए होता है, यदि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप अनुमति नहीं लेते हैं और किसी कारणवश जिस देश में आप जाते हैं वहाँ पे आपके साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं, तब बाद में वो सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। लेकिन यदि आप अपने सरकार से अनुमति लेकर के जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है कि अपने देश के नागरिकों और अपने देश के व्यापारियों की रक्षा करना और अपने कूटनीतिक संबंधों के साथ उनके व्यापार को लाभ दिलाना उनका दायित्व बन जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ से जब वो अनुमति लेने जाते हैं तब महारानी एलिजाबेथ भी इसमें अपना शेयर रखती हैं। मतलब महारानी का भी शेयर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, कुछ परसेंट होता होगा। यहां पे फिर दिसंबर 1600 में दिसंबर 1600 ईस्वी में अनुमति मिल जाती है। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिया और कहा, जाइए आप 15 वर्षों तक आप खूब व्यापार कीजिए। पूर्व में, यानी पूर्व में व्यापार करने की अनुमति जो है 15 वर्षों के लिए दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को अनुमति 15 वर्षों के लिए मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब व्यापार करने की अनुमति मिल गई, एक अधिकार पत्र प्राप्त हो गया, तब यहाँ के लोग अब वहाँ चलेंगे। लेकिन क्या ऐसे ही पहुँच के मुँह उठा के चले जाएंगे कि हम आ रहे हैं? अरे भाई, जिस देश में आप इतने बड़े शिष्टमंडल के साथ जाना चाहते हैं, उस देश के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन आना चाहता है। आज के समय में तो हर चीज़ डिजिटलीकरण है, कोई भी कंपनी के लिए खुद लोग न्योता दे रहे हैं। लेकिन अगर यदि व्यापार करने का किसी देश के साथ कुछ व्यापारी चाहते हैं, मुकेश अंबानी हुए, रतन टाटा हुए या गौतम अडानी हुए, तब वो देश के साथ खेल नहीं खेलते हैं, वो देश से थोड़ा अनुमति लेते हैं और पूर्व संबंधों के साथ, कूटनीतिक संबंधों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जब कंपनी को अनुमति भी मिल गया एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए कि जाइए, 15 वर्षों का आपको अनुमति दिया जाता है। अब एक हैं विलियम हॉकिंस। जब ये सारी गतिविधियां हो रही थीं, उस समय जब अनुमति भी महारानी का मिल गया, तब वहां के राजा जेम्स प्रथम इन्होंने एक पत्र लिखा, किसके नाम? अकबर के नाम। और किसको दिया? हॉकिंस को। इनसे कहा कि अब आप जाइए, वहाँ के शासक से वार्ता कीजिए, और कोई भी राजा दूत किसे बना के भेजता है?
दूत क्या होता है? दूत एक राज्य का मस्तिष्क होता है, यानी राज्य के गौरव, कार्य उद्देश्य एकदम साफ सुथरा होना, जहां जा रहा है वहां के राजा के बारे में एवं संभव हो तो लोकल जानकारी, और चतुराई के साथ अपने बातों को रखने का गुण आना चाहिए, उसे दूत कहा जाता है। यानी अपने देश के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए सामने वाले का अपमान भी नहीं करना है और अपने बातों को सर्वोपरि करते हुए उन्हें पूरी बातें बतानी भी होती है। तो ऐसा फिर जेम्स प्रथम के द्वारा किसे चुना गया? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को क्यों चुना गया? विलियम हॉकिंस को यहाँ के बारे में यानी अरबी भी आता था, अंग्रेजी भी आता था, फारसी भी आता था, यानी कि विलियम हॉकिंस कई भाषाओं का जानकार था और साथ ही साथ अपने बात करने में कुशल भी था। लेकिन जब विलियम हॉकिंस चला तब तो अकबर शासक थे, लेकिन जब विलियम हॉकिंस यहाँ पहुँचते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है 1605 में। लेकिन विलियम हॉकिंस जब पहुँचता है और दरबार में जाता है 1608 में। जब 1608 में दरबार में जाता है आगरा में, तब वहाँ पे शासक बदल चुके होते हैं और शासक जहांगीर होते हैं। कई किताबों में आपको मिलेगा कि वह जहांगीर के नाम पत्र लेकर के आया था, बिल्कुल गलत। आप बेहतर बुक, ऑथेंटिक बुक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विलियम हॉकिंस जब कंपनी को अनुमति मिलता है दिसंबर 1600 में, और उसी के पश्चात यानी कि 1601 में विलियम हॉकिंस को कार्यों का दायित्व के बारे में बुलाया जाता है और विलियम हॉकिंस 1605 में वहाँ से चलते हैं। जब 1605 में चलते हैं तो दूत किसके नाम से पत्र लेकर आएगा? अकबर के नाम से लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ पे एक जहाज है, एक प्रश्न पूछा गया था कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे। और हेक्टर नामक जहाज से जब वो भारत आते हैं तो डायरेक्ट भारत नहीं आते हैं, वो यूरोप के अन्य देशों के साथ घूमते हुए आते हैं, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन जब भारत पहुंचते हैं 1608 ईस्वी में और फिर आगरा के लिए रवाना होते हैं, तब वहाँ जाते हैं, जहांगीर से बात करते हैं। यानी कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो भूभाग जीतना नहीं था, केवल व्यापार करना था। और 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। अब आगरा जब गया तब इतनी स्थिति थी कि ये पहले चीज तो उपहार लेकर के गया था। पुर्तगालियों ने जॉन मिडल्टन को भी रोकने की कोशिश किया कि वो मुगल सम्राट से न मिल पाए, लेकिन नहीं रोक पाए। उसके बाद जब विलियम हॉकिंस के बारे में उन्होंने जाना तो यूरोप के लोग तो जानते ही थे कि विलियम हॉकिंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। वो अलग बात है कि यहाँ आकर के वो सफल होगा कि असफल, अभी आगे जानेंगे आप। जब हॉकिंस पहुंचा तो इसने माना जाता है कि 25,000 सोने के सिक्के के बराबर उपहार ले गया।
उपहार ले गया। जब हाकिम्स दरबार में पहुंचे तो जहांगीर से फारसी में बात किए। और मध्यस्थता की जब आवश्यकता नहीं पड़ी, एक दूसरे से चर्चा करते हुए और जो उपहार लाए थे, उपहार जहांगीर को सौंप दिए। और जहांगीर ने उपहार को स्वीकार किया और हाकिम से वार्ता करते हुए बहुत खुश हुए। हाकिम से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इनको आगरा में ही रहने का आग्रह किया। आगरा में ही रहने के लिए आग्रह किया और इनसे कहा आप यहीं रहिए और सारी व्यवस्था आपको मिलेगा, अपना उद्देश्य बताइए। इन्होंने कहा कुछ नहीं, एक छोटा सा उद्देश्य ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करना चाहती है, तो उसके लिए कहीं जगह वगह दे दीजिए। उन्होंने कहा जाइए, सूरत में जाइए। कहाँ जाते हैं? सूरत में जाते हैं। कहीं बिल्कुल यो मस्त 1608 ईस्वी में ही सूरत में कंपनी स्थापित करने की अनुमति इन्हें प्राप्त हो गई। सफल तो ये हो गए हाकिम महोदय। और इतना ही नहीं कहा परेशान मत होइए, ठीक है आप जाइए बनाइए। और दूसरी चीज़ कहा कि आपको यहीं पे 400 के मनसब के साथ में आपको 30,000 का वेतन वाला जागीर भी दिया जाता है, आप यहीं पे रहिए, आपको रहने खाने की दिक्कत नहीं होगी। यानी कि 30,000 के वेतन के राजस्व के भूमि के साथ 400 का मनसब हाकिम को मुगल दरबार यानी कि जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त हुआ। लेकिन क्या सूरत में अनुमति मिली तो इतना आसान था? क्योंकि सूरत में अभी पुर्तगाली हैं और पुर्तगालियों की अभी सैनिक श्रेष्ठता हावी है, क्योंकि अभी पुर्तगालियों को किसी ने पराजित नहीं किया है। पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया, यानी विरोध किया। जब पुर्तगालियों ने विरोध किया तो उसमें जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि मुगल के पास भी इनके सैनिक शक्ति को पराजित करने की सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि मुगल शक्ति के पास में नौसैनिक शक्ति नहीं था। जब पुर्तगालियों ने मना कर दिया और इनका मुगलों का यानी जहांगीर का कोई प्रतिक्रिया ना पाकर हाकिम से हो गए नाराज। इनको लगा ये क्या हो रहा है, हम इतने बड़े साम्राज्य के बादशाह के पास बैठे हैं और हम सूरत में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे पुर्तगाली की वजह से, तब ये किस काम के हैं? इसके मतलब हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब जब ऐसी स्थिति आई, हाकिम ने दरबार छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, हमको लगा था बादशाह हो लेकिन तुम तो बेकार आदमी हो। अब वहाँ से जब चल दिए तो अंग्रेज़ों ने 1611 में मुसलीपट्टनम में अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री बनाई। यानी एक अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में तो बना लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत जल्द सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया तब मुगलों को लगा अरे ये तो अंग्रेज ही पराजित कर सकते हैं। जहांगीर खुश हो गए। जब खुश हो गए तब फिर 1613 में एक फिर से फरमान जारी होता है, यानी 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई
और 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित किया। यानी अब यहाँ पे प्रश्न आता है तो कन्फ्यूजन होता है कि पहले कहाँ खोले, सूरत मारा जाए या मसूलीपट्टनम मारा जाए, क्योंकि प्रश्न तो आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। तो याद है कि अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत थी 1613 में, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में थी। तो जब भी कहीं आए कि पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था अंग्रेजों ने, तो सूरत में, यही आयोग भी मानता है और यही आपको भी मानना है। लेकिन जब पूछेगा कि अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी कब फैक्ट्री स्थापित किया, तो 1611 याद रखिएगा। प्रश्न हमेशा जब कभी आएगा दक्षिण भारत का तो मसूलीपट्टनम नाम होगा और डेट पूछेगा, लेकिन जब कभी अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की बात आएगी तब सूरत ऑप्शन में रहेगा और सूरत ही मारना उचित रहेगा। अब इतने तो हो गया कि अंग्रेजों ने अपना स्थिति सूरत में बनाने में कामयाबी प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या इतने पे रुक गए? नहीं। सर टॉमस रो एक दूसरा दल आ रहा है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर। अब इस बार ये जहांगीर के नाम पत्र ला रहे हैं। सर टॉमस रो जहांगीर के नाम से शाही पत्र ला रहे हैं, और शाही पत्र किसका है? जेम्स प्रथम का। यानी जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर के नाम कौन ला रहा है? सर टॉमस रो ला रहे हैं। और ये पहुंचते हैं सूरत 1615 में। 1615 में पहुंचने के पश्चात 1616 में ये जाते हैं जहांगीर से मुलाकात करते हैं। याद रहे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और जहांगीर से 1616 में मुलाकात किया। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में और पेट्टापुली में स्थापित किया था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर अदा कर गोलकुंडा राज्य में स्थित सभी बंदरगाहों से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ये इतने शातिर थे, इन्होंने कहा कि देखिए महाराज, आप हमें अपने बंदरगाह से व्यापार करने का अनुमति दे दीजिए, हम आपको साल के 500 पकौड़ा देंगे। अच्छा, पहले के राजा वाजा बादशाह देखो कैसे थे, उनको लगता था धन तो सब हमारा है, धन का क्या है, हमारे पास बहुत है, 500 अच्छा ठीक है, जाओ तुम व्यापार करो। मतलब दरिया दिली दिखाते थे। दरिया दिली दिखाने के पीछे उनके मकसद नहीं समझे कि अंग्रेज़ों का मकसद क्या हो सकता है। अंग्रेज़ों का पहला मकसद था व्यापार करना। ये केवल व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे। अब जब ये व्यापार करने आए तो धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लग गए। इन्होंने क्या किया, 1759 और 1760 में अपने 2 प्रतिद्वंदियों को, अभी तो धीरे धीरे इन्होंने स्थान ग्रहण किया, कब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे, 1707 तक अभी कौन मुगल शासक है? औरंगजेब।
ये बहुत मूड़ी आदमी था, जब तक मन था ठीक है व्यापार करो, और नहीं तो फिर ये अपना सेना लेकर भेजा जाओ, इनको कुचल दो जाके। तो लोग इनसे थोड़ा डरते थे। उसके बाद में 1717 में फर्रुखसियर जैसे ही फर्रुखसियर राजा बनेंगे स्थिति बदलने लगेगी। अभी क्या है, अभी मुगल तो हैं, तो कई बड़े राज्य पे इनका कब्जा है, लेकिन दक्षिण के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं। उसका फायदा लेकर के अंग्रेज जो है अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, और मजबूत करते हुए आगे की स्थिति वो अपना और बनाएंगे। यानी पूर्वी तट पर 1633 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिपुर में स्थापित किया। यानी उड़ीसा के पास उस समय का जो बंगाल था, वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है बालासोर, यानी बालासोर में और हरिपुरा में 2 कोठियाँ 1633 में अंग्रेजों ने स्थापित किया। सूरत में हो गया, मछलीपट्टनम में हो गया और बंगाल में हो गया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज ने मद्रास में चंद्रगिरी के राजा के पट्टे पर मद्रास को प्राप्त कर लिया। ये मद्रास है, दक्षिण को मद्रास बोला जाता था, जो वर्तमान तमिलनाडु है। तो इन्होंने पट्टे पर प्राप्त कर लिया 1639 में, और पट्टे पर प्राप्त करने के बाद में मद्रास को यहां पर एक किला बनवाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब जब एक किला बना लिए तो क्या जो पट्टे पर लिए थे अब वापस करेंगे? नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद में चंद्रगिरी के राजा से पूर्णतः मद्रास को हड़प लिए, कुछ नहीं दिए, उनको हटा दिए और ये अपने कब्जे में ले लिए। ऐसा स्थिति जब उत्पन्न हो गया कि इन्होंने मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनाकर अपने कब्जे में जब ले लिया, अब यहाँ पे दक्षिण में मजबूत होने के बाद, थोड़ी सी स्थायित्व आने के बाद में इनका ध्यान जाएगा उत्तर में। लेकिन उत्तर में जाते तब तक दक्षिण में अभी 2 कंपनियां फन उबाल रही थीं। पुर्तगाली जा चुके थे, थोड़ा बहुत थे, इनका थोड़ा सा था क्योंकि इनको डचों ने कमज़ोर कर दिया था, लेकिन डच अभी अपने आप को हावी किए हुए थे। जब मार्तंड वर्मा से पराजित होंगे डच, मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा से जब डच पराजित होंगे तब ये भी कमज़ोर हो जाएंगे। और जैसे कमज़ोर होते हैं, बस इनको भी 1600 सॉरी अभी नहीं कमज़ोर होंगे, अभी चलते रहेंगे। 1769 में इन्हें पराजित किया जाएगा। यानी कि अब अंग्रेज कब्जा करेंगे बंगाल की तरफ। लेकिन तब तक 1661 में एक बम्बई यहाँ पे है, ये पुर्तगालियों के कब्जे में है भी। ये क्या है? यह है बम्बई। अभी बम्बई जो वर्तमान की मुंबई दिख रही है, ऐसा डेवलप नहीं था। बस मुंबई एक पोर्ट था जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था बहुत ज़्यादा। अभी आप जानेंगे कि इसकी अहमियत उस समय क्या रही है। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसने पूरे इतिहास को बदल दिया। कैथरीन ब्रेंगाजा
तो कैथरीन ब्रेंगाजा से विवाह हुआ अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। अब जब पुर्तगालियों का विवाह हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजे का अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, तो पुर्तगालियों ने बम्बई को इन्हें दहेज में दे दिया। हद है भाई, विवाह वहाँ कर रहे हैं, दहेज में हमारे देश का प्रांत दे रहे हैं। देने दीजिए, उनके हाथ में है। मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया, किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अब जब मुंबई भी मिल गया, अंग्रेज़ों के पास सूरत में था ही, मसूलीपट्टनम, त्रावणकोर और बालासोर, हरिपुरा, ये सब इनके कब्जे में था, और मुंबई भी इनको मिल गया। जब मुंबई मिला तो 1668 में चार्ल्स ने क्या किया कि हम इसे क्या करेंगे, इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराया, मतलब 1 साल में 10 पाउंड दे दो, और कंपनी को इन्होंने दे दिया किराए पर। मतलब सोचिए कि मात्र 10 पाउंड अगर मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय मुंबई अच्छी नहीं रही होगी। बस एक सामरिक दृष्टि से समुद्र के किनारे एक छोटा बंदरगाह के बाद मछली उछली पकड़ने के काम और थोड़ा व्यापार व्यापार के गतिविधि रही होगी। तो 10 पाउंड वार्षिक के बदले चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को अंग्रेजों को सौंप दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेज तो स्वयं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोई काम करेगी। यानी कि जब विवाह के दौर में दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ, तो राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 में मुंबई का गवर्नर गेराल्ड अंगियार को बनाया। गेराल्ड अंगियार, ये नाम याद रखिएगा। जब पूछा जाता है कि वर्तमान मुंबई का, आधुनिक मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है, तब इन्हीं का नाम आता है, गेराल्ड अंगियार का। गेराल्ड अंगियार, इनको बनाया गया 1669 में गवर्नर, और ये थे 1677 तक, यानी 8 वर्ष ये गवर्नर थे। और इस 8 वर्ष में इन्होंने मुंबई का नवीनीकरण कर दिया। मुंबई को एक पोर्ट के भांति, एक बंदरगाह के भांति एवं बंदरगाही शहर के भांति मुंबई को खड़ा कर दिया। यानी मुंबई में इतना विकास इन्होंने किया कि मुंबई एक अन्य पोर्ट की भांति ताकतवर बन गया। और यही वजह है कि गेराल्ड अंगियार को ही मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना, जैसे कोलकाता का वास्तविक संस्थापक चारवाक को माना जाता है, उसी तरह से मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है। विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। बंगाल में विलियम हैजेज को प्रथम गवर्नर बनाया गया था, और इस पे चर्चा अभी आगे बताते हैं कि ये क्या थे। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली में अंग्रेज़ों के कारखाने स्थापित किए गए। अभी तक जो था बालासोर, हरिपुरा, यानी बालासोर हरिपुरा में 1633 में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन वह बंगाल का पार्ट उस समय था
कि वर्तमान में उड़ीसा में जा रहा है। हुगली एक बंदरगाह की भांति था जो कलकत्ता के तुरंत बगल में है। वहाँ पे अगर कंपनी का एक कोई कारखाना स्थापित होता है तो बड़ी बात है। तो 1651 में हुगली में स्थापित किया गया। अब सूरत, मद्रास, मसूलीपट्टनम, हरिपुरा और अब हुगली, बालासोर, यहाँ सब जगह इनके कंपनी स्थापित हो गया। और कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनहाटी, कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनहाटी, कई जगह सूतनहाटी लिखा होता है, तो सूतनहाटी, इन तीनों को मिला करके जॉर्ज चारनाक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। जॉर्ज चारनाक। तो कई बार प्रश्न आता है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें इसे मानने से मना कर दिया गया है। और कहा गया है कि कलकत्ता बहुत पहले से था, इसमें जॉर्ज चारनाक का कोई रोल नहीं है, उन्होंने इसको स्थापित नहीं किया है, क्योंकि कलकत्ता बंदरगाह हमारे यहाँ प्राचीन काल से था। लेकिन फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि कालिकाता, गोविंदपुर और सूतनहाटी को मिला करके जॉर्ज चारनाक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। हो सकता है कुछ नवीनीकरण इन्होंने किया हो, कुछ सुंदरीकरण इन्होंने करवाया हो, या हो सकता है कि किसी अन्य गतिविधियों को जिसमें कि सुचारू रूप से व्यापार का संचालन हो सके, ऐसा इन्होंने किया हो। और इसलिए इतिहासकारों ने प्रशंसा परक के रूप में कलकत्ता की नींव रखने का दायित्व भी इन्हें दे दिया हो। जब कालिकाता साफ साफ लिखा हुआ है तो कालिकाता का ही बिगड़ा रूप है कलकत्ता, और गोविंदपुर सूतनहाटी मिला दिया गया तो क्षेत्र हो गया बड़ा। तो मान लीजिए कोलकाता इतना रहा होगा, कालिकाता फिर इतना बढ़ा दिया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन कलकत्ता तो बंदरगाह छोटा ही है। तो हो सकता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उन्होंने ऐसा तथ्य दिया हो। तो आगे चल करके इसी कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। और यह कब बना? 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का एक किला बना, और उसका जो प्रथम गवर्नर बनाया गया सर चार्ल्स आयर को। सर चार्ल्स आयर को गवर्नर बनाया गया। यानी कि बंगाल में कलकत्ता में अब एक दुर्गीकृत फोर्ट बना दिया गया है, उसका नाम है फोर्ट विलियम। और उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने सर चार्ल्स आयर को नियुक्त किया है। और यहीं पर 1701 में औरंगजेब हो जाते हैं गुस्सा। और कहते हैं जाओ इन सबको मार के भगा दो। जब सबको मार को भगाने की बात करते हैं तब ये लोग थोड़ा तो भागते हैं, बाद में माफ़ी वाफ़ी मांग लेते। अंग्रेज बहुत बड़े पलटू थे, गिरगिट एकदम। कहते ना कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि वो मौका परस्त होती हैं, और यही बुद्धिमानी भी है। यदि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ जाए तो झुक जाना चाहिए। हो सकता है तत्कालिक आपको कष्ट हो, तत्कालिक रूप से आपका समाज या कोई अन्य व्यक्ति आपका मजाक उड़ाए, लेकिन एक समय के पश्चात वही लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। यह अंग्रेज़ों ने सिखाया है। अंग्रेज़ों ने माफ़ी जाके मांग लिया औरंगजेब से, कहा रे हुजूर आपसे गलती करे ऐसी मेरी हिम्मत कहाँ, आप हमें क्षमा ना करें तो फिर आपकी बादशाहत कहाँ। वाह देखो हम तो शायरी बना दिए। तो इन्होंने माफ़ कर दिया खुश। ये और बादशाह इतने ज़्यादा वो थे, बस इनके आगे घुटने टेक दो खुश।
इन्होंने कहा ठीक है जाओ, आज से गलती मत करना। बोले ठीक है हुजूर, अब गलती कहाँ करेंगे, अब तो आपने कह दिया तो गलती कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि तुम्हारे मरने की देर है, हम गलती तो इतना करेंगे कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, कि तुम रहोगे नहीं। और आयर को बनाया गया फोर्ट विलियम का गवर्नर। 1701 में औरंगजेब ने अपना भड़ास निकाला, थोड़ी सी शक्ति दिखाई, और जैसे थोड़ी शक्ति दिखाते थे, पूरी दिखा दिए होते तो आज इतिहास कुछ और होता। थोड़ा दिखाए, डराए, उसके बाद आगे फिर यहाँ पे अंग्रेज आकर के पुनर्वासित होकर और अपना व्यापार करने लगे। सर चार्ल्स आयर भी फोर्ट विलियम को ताकतवर यानी सशक्त बनाने लगे। अब 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब होता है उत्तराधिकार का युद्ध, और इतने में इधर अंग्रेज पा जाते हैं मौका अपने को और शक्तिशाली बनाने में। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जिसे जफरनामा के नाम से कविता लिखते थे, वो शासक बनते हैं और वो 1713 तक रहते हैं। 1713 में जब उनकी मृत्यु होती है तब स्थिति और डामाडोल हो जाती है और बनते हैं फर्रुख सियर। देखिए अभी मैंने उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो कंपनी से संबंध हैं उनको जानना यहाँ जरूरी, क्योंकि मैं अंग्रेज पढ़ा रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन को पढ़ा रहा हूँ, उनके इस्टेब्लिशमेंट को बता रहा हूँ। इसलिए आप उन शासकों को जानिए जो इनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि जब फर्रुख सियर 1713 में शासक बनते हैं तब मुगल शासन यानी कि जो बहुत बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो चुका था। यानी लोग अपने को स्वतंत्र करना शुरू कर चुके थे। और 1717 में फर्रुख सियर को एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका नाम है फोड़ा। वाह भाई, कुछ लोग कहते हैं फोड़ा हो गया था और कुछ लोग कहते हैं पाइल्स हो गया था। भगवान जाने क्या हो गया था, लेकिन जो भी हो गया था इसके कीमत पे इन्होंने जो दे दिया वो हिंदुस्तान के पूरे कहा जाता है कि एक डोर को अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। कैसे? जब फर्रुख सियर को बीमारी हुई और अंग्रेजों को पता चला बहुत बढ़िया मौका है, लोहा गर्म है, ठोक दो। अब लोहा गर्म है और इस गर्म होने का फायदा अंग्रेज कैसे उठाएंगे? फर्रुख सियर बीमार हैं, छोटे छोटे गुटों ने, यहां तक सैयद बंधु ने मिलकर के फर्रुख सियर को राजा बनाया था। यानी अंदर की ताकत को भी अंग्रेज समझ गए थे कि अब ढुलमुल रवैया है। तब 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एक दल भेजा गया। कहां पे? फर्रुख सियर के दरबार में। और दल ने क्या कहा, यानी जॉन सुरमन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। जॉन सुरमन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इसने बहुत चालाकी के साथ फर्रुख सियर से वार्ता किया। और वार्ता करने में सहयोग कौन कर रहे थे? ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द इनके साथ गए थे। देखो जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो 3 अन्य सदस्य थे, एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन जो है एक डॉक्टर थे, सर्जन थे। जॉन सुरमन इनको साथ ले गया था। और ख्वाजा सेहुर्द एक अबिसिनियाई थे, ये दुभाषीय थे, ये अंग्रेजी भी जानते थे और ये फारसी भी जानते थे। यानी कि जॉन सुरमन के साथ में जब ख्वाजा सेहुर्द जाते हैं और हैमिल्टन जाते हैं, स्टीफेंस जाते हैं,
तब वहाँ पे जॉन सरमन ने फर्रुखसियर से वार्ता करने में कहा, आप चिंता कतई ना करें, आपके जो भी बीमारी है ये ठीक कर दिया जाएगा, हम एक डॉक्टर आपके लिए लाए हैं। ये पहले नहीं कहता हम व्यापार के लिए आपके पास आए हैं, ये कहता है कि अरे श्रीमान, आपका मैं ऐसी स्थिति के बारे में जब जानकारी प्राप्त किया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं भाग के आपके दरबार में आ गया। फर्रुखसियर एकदम गील हो गए, बोले अरे हमारे चाहने वाले यूरोप में भी हैं, क्योंकि भाई ये खुद का बादशाह तो था नहीं, खुद के बल पे तो राजा बना नहीं था, और जब इंसान कमज़ोर होता है तो दिखावा ज़्यादा करता है। अब इसने दिखावे के रूप में कि हमारा दिल एकदम दरिया कितना बड़ा है, समुंदर है एकदम से, आ जाओ समा जाओ, और यहीं पे समा गए सरमन। और इन्होंने हैमिल्टन से कहा भैया इनका बीमारी ठीक करो। हैमिल्टन ने सरमन से बताया होगा कि भाई को बीमारी कुछ है नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो सरमन ने कहा होगा, देखिए ये जो मैं अब बता रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, कि हैमिल्टन ने सरमन से कहा होगा कि सर अगर मैं इनकी दवा करता हूँ 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। कहना अरे इतना जल्दी कैसे ठीक कर दोगे, कम से कम 15-20 दिन लगाओ, जिससे लगे कि इसको काफ़ी बीमारी भयंकर थी, तभी तो हमको फायदा होगा। ये महोदय 1 माह तक दवा किए और उसके बाद में 6 माह तक दवा चलता रहा, तब जाकर के इनका क्या ठीक हुआ, फोड़ा। हम लोगों के गांव में किसी को फोड़ा होता है तो डॉक्टर नहीं, औरतें ही सही कर देती हैं 2 दिन में। लड़का रोता रहेगा, बस कुछ नहीं दवा देंगी और लड़के के फोड़ा ठीक हो जाएगा। और ये बादशाह थे, 6 माह लगा इनको ठीक होने में। लेकिन ठीक है भाई, व्यापारिक उद्देश्य होते हैं ऐसे ही। अब जब इनका फोड़ा ठीक हो गया, अब फर्रुखसियर इतना खुश हुए, इन्होंने कहा क्या चाहते हैं मांगिए हमसे, हम बादशाह हैं यहाँ के, जो मांगोगे पाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, हमको अगला पैगंबर ही समझिए। इन्होंने कहा कुछ नहीं, हम कुछ लेने नहीं आए थे, आपको ठीक करना था ठीक कर दिए। हाँ, हमारे देश के कुछ व्यापारी जो हैं यहाँ व्यापार करते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। कहाँ दिक्कत होती है बताइए। उन्होंने कहा बंगाल में दिक्कत होती है, हैदराबाद में दिक्कत होती है, गुजरात में दिक्कत होती है। ध्यान रखिए, बंगाल में दिक्कत होती है, गुजरात में दिक्कत होती है, हैदराबाद में दिक्कत होती है। भैया बचा क्या, एक तो आप यहाँ बंदरगाह, दूसरा यहाँ के बंदरगाह, तीसरा यहाँ के बंदरगाह, तीनों कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात इस मूर्ख फर्रुखसियर को पता नहीं था, इसलिए इसको कायर कहा जाता है, भीरू कहा जाता है। इसने ये समझने में नाकामी दिखाई कि जिस बात की ये हमसे चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं इसके मंत्रिपरिषद क्या कर रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बंगाल, हैदराबाद और गुजरात की स्थिति का हवाला दे करके जॉन सरमन ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जो अंग्रेज चाहते थे, और फर्रुखसियर ने तत्काल बिना समय गंवाए बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी कर दिया। और फरमान जारी करने के बाद में इतना ही नहीं कहा कि फरमान जारी कर दें, उन्होंने कहा इनको किसी भी रूप में व्यापार करने से न रोका जाए। देखो इन्होंने क्या क्या बताया और बदले में क्या पाएंगे ये। इन्होंने कहा मात्र 3000 के बदले इनको अब कोई टैक्स नहीं देना था, बंगाल में खुले रूप से व्यापार कर सकते थे, कोई चेक नहीं करेगा। यानी कि आगे चल करके 10,000 पे ये 3 के तीनों जगह पे कह देंगे आप गुजरात भी, हैदराबाद, बंगाल, कहीं भी इनको व्यापार करने से अबाध रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अब जब पूर्ण स्वतंत्रता इनको प्राप्त हो गई, और फिर गवर्नर यहाँ के क्या कर सकते थे, सूबेदार यहाँ के क्या कर सकते, मुगल सूबेदार, क्योंकि राजा का फरमान था। और अभी फर्रुखसियर के पास में सैयद बंधु थे। कोई भी सूबेदार अगर निर्णय कहता भी कि गलत है तो सैयद बंधु उनको हटा करके दूसरे सूबेदार बना देते। तो स्थिति इतनी खराब होने वाली थी, फर्रुखसियर उसे समझ नहीं पाए। और इतिहासकारों ने अंग्रेजों के लिए कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा इस
जो इन्होंने जो फरमान जारी किया कि अबाध व्यापार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं, इन्होंने इनका फुरिया ठीक कर दिया है। फोड़ा हो गया था इनको, पता नहीं कौन सा, थोड़ी सी फिंसी नहीं झेल पाए, बादशाह बने थे। इनको जो है इन्होंने फरमान दे दिया। अब इतिहासकार मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से कई प्रकार के सहूलियत से, यानी लाभ ही लाभ कंपनी को दे दिया। और कंपनी के हाथ में गुजरात आ गया और हैदराबाद आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। और यहाँ तक कि इसके बाद में स्थिति अब बदलने वाली है, क्योंकि अंग्रेज अभी तक के व्यापारी थे, अब स्थिति वो समझ गए हैं। और 1717 के जो फरमान था उससे उनको अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इससे वो समझ गए कि अब जो है नाशपाती पक चुकी है और अब मुझे राजनीतिक रूप में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे की क्लास आगे कंटिन्यू किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और यदि हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।